सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्योत मैथ क्लास वंस अगेन। सो आज हम करने वाले हैं सेट थ्योरी, जो कि है फर्स्ट हमारा प्रॉपर लेसन, प्रॉपर फॉर्मल लेसन। इससे पहले हमने बेसिक टॉपिक्स किए, इनइक्वालिटी, इनइक्वेशंस, वेवी कर्व मेथड, लॉगरिथम्स। अब आज से हम प्रॉपर जो सिलेबस है उसे करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं सेट थ्योरी। और उससे पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ कि आई नो अभी मेरी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। जैसे कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू अरेंज सम प्रोफेशनल माइक और मे बी वन अ कॉलर माइक। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिए। एंड एक बात और, मैं अभी क्योंकि नया हूँ तो मैं और जो यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, मैं उनकी वीडियो भी देख रहा हूँ, like Mr. Aman Hattarwal, Mr. Gaurav Taneja, who is known as also the Flying Beast, and Mr. Kalpit Veerwal and Physics वाला सर। so मैं उनको देख रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। so और आप लोग भी कमेंट करो, बताओ कैसे कंटेंट इम्प्रूव करना है, क्या करना है, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, यहाँ पर कमेंट करो, जिसके पास मेरा नंबर है वो मुझे कॉल करके बताए। जैसे भी आप लोग मेरे तक पहुंचना चाहते हो प्लीज़ पहुंचो और बताओ। और असाइनमेंट्स मांगो यार, मैं फिर कह रहा हूँ जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ कितना मटेरियल चाहिए, मुझे पता नहीं लगेगा रिस्पॉन्स कैसा चाहिए तुम्हें, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो बताओ कितने असाइनमेंट्स चाहिए, कितने, जितने मांगोगे उतना मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। बट एक बार बोलो तो सही, बोल ही नहीं रहे आप लोग असाइनमेंट्स के लिए। और आप लोग देखो वीडियोस, एक बार देखो, दोबारा देखो, जब तक समझ नहीं आता देखो। और बाकी जैसे मैंने कहा कि मैं भी सीख रहा हूँ भी अपने मेंटोर्स को देख के, मेंटोर्स कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब मुझे वैसे भी वो यूट्यूबर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। और बाय मेंटोर्स मैं वो वाले मेंटोर्स नहीं कहता यार, जैसे मैं स्कूल गोइंग हूँ, मान लो अभी 12th जस्ट पास आउट किया अभी, तो हमारे यहाँ मेंटोर्स क्या होते हैं, ठीक है, घूम लिया सीनियर्स के साथ, दैट इज़ नॉट मेंटरिंग। मेंटरिंग इज आप चाहे उस बंदे से ना भी मिले हो या सिर्फ देखा हो और कुछ क्वालिटी उसकी आपको अच्छी लगी हो, सो दैट इज़ मेंटरिंग। मेंटरिंग में उसे नहीं कहता कि साथ मिल के घूमना या जो भी, मतलब उनसे सिर्फ कांटेक्ट रखना या एनी टाइप ऑफ, मतलब बस ये है कि मेन अगर आप उनसे कुछ सीखते हो या कुछ वो आपको इन्फॉर्मेटिव बताते हैं या कुछ हेल्प करते हैं, सो दैट इज़, सो किसी फालतू की मेंटरिंग की बात नहीं, मैं उनसे सीख रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई कॉल देम माय मेंटर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो सेट थ्योरी स्टार्ट करते हैं। बेसिक में ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, सेट थ्योरी वैसे भी सबको पता ही होगा। ज़्यादा क्या है, हम पहले सिर्फ ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद जल्दी से एनडीए के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें करेंगे। सारे नहीं करेंगे बट ऑलमोस्ट 50 to 60% यहाँ कवर करेंगे। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे जो आया है 2012 से अभी तक जो आए हैं, एवरी टाइप कवर होगा, बट सारे नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है वीडियो में। तो आप मेरे से अलग से वो मांग लो या बोलो, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, बट मेरे को ये लगता है कि उस पर इतना टाइम वेस्ट करना जस्टिफाइड नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन करें। सो 50 to 60% हम करेंगे, और 50 to 60% वो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएँ सारे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल जैसे भी आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग, मेन ये है बस आप लोग बताओ कि आपको चाहिए क्या, आप जैसा बताओगे कंटेंट वैसा उस टाइप से मॉडिफाई होकर मिलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। अब वेन डायग्राम बेसिकली है क्या? वेन डायग्राम सेट्स के बीच में रिलेशन दिखाने का एक बहुत इजी मेथड है। अब जैसे सपोज मेरे पास एक सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, एक सेट है बी, कुछ एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, कुछ इनमें हो सकता है रिपीटिंग एलिमेंट्स हों, कुछ सेम हो, या हो सकता है बिल्कुल अलग सेट हो। पर इनको बस ऐसे लिख के एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल है, इनके बीच में रिलेशनशिप। अकेले अकेले सेट की बात करनी है, ऐसे लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एक, दो, और दो की भी ऐसे कर लोगे, पर जब मान लो 3, 4, 5
इतने सेट्स हो गए, तो उनको सिर्फ ऐसे देख के एनालाइज करना काफ़ी मुश्किल है। तो उसके लिए जो एक मेथड निकाला गया है वो है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट सबको पता है, जिस सेट में सारे एलिमेंट्स हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सो यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक बॉक्स से, ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू। अब हमारे पास अगर 3 सेट दिए हैं जैसे ए बी सी, ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 6 7 9, सी में कुछ एलिमेंट्स हैं 2 6 8। ये ए बी सी 3 सेट दिए हैं। पहले मैंने ए सेट बना लिया, सेट सर्कुलर रिप्रेजेंट होते हैं, ये मैंने बना लिया ए सेट। इसमें है 1 2 3 5, 1 2 3 5। अब बनाएंगे सेट बी। अब सेट बी और सेट ए में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो सेट बी बिल्कुल अलग बन गया, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, बीच में गैप है 6 7 9। अब देखते हैं सेट सी। सेट सी में 2 6 8, 8 अलग एलिमेंट है बट 2 ए से मैच हो रहा है, 6 बी से मैच हो रहा है। तो हम सी को ऐसे करेंगे, सी के अंदर 6 भी इनक्लोज हो रहा है, 2 भी इनक्लोज हो रहा है, और एक एलिमेंट जो है वो इसमें अलग है 8। तो ये हो गया हमारा सेट सी। ऐसे हम सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट पे कैसे ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सुना होगा आप लोगों ने, ऑलमोस्ट प्रोबेबली पढ़ा भी होगा, 11th 12th वाले सब ने पढ़ा होगा। तो अब देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स फटाफट से। ऑपरेशन फर्स्ट आ जाता है ऑपरेशन में हमारे पास यूनियन। यूनियन वर्ड से पता लग रहा है जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के मिला के सबको मिला दो। टोटल एलिमेंट जो हमारे पास ए बी सी जितने भी सेट्स गिवन है, सबके जो सारे एलिमेंट्स मिला के जो एक सेट बनेगा वो यूनियन होगा। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वेन डायग्राम से, ये यूनिवर्सल, अंदर 2 सेट हैं ए बी, कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे इसलिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए बी। तो जब हमने कहा यूनियन ऑफ 2 सेट्स, मतलब कि ये वाला पार्ट, ये यूनियन है। अब मान लो यहाँ पे ए अगर था 1,2 और बी था 2,3, तो जो ए यूनियन बी है वो हो जाएगा 1,2,3, ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ए एंड बी। अब 2 जो है वो दोनों में, तो इसका मतलब नहीं है 2 2 बार आएगा, एलिमेंट एक ही है वो एक ही बार आएगा, बस सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इंटरसेक्शन। ये ए ये बी। अब इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट जो है इनका, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज इफ ए वाज 1,2 एंड बी इज 2,3, तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा दैट इज द कॉमन एलिमेंट विच इज 2। जो भी कॉमन पार्ट आएगा वो इंटरसेक्शन होगा। इसके बाद आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट किसको कहते हैं, अगर 2 सेट्स हों और उनके बीच में कुछ भी कॉमन पार्ट ना हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सबको दिख रहा है, अगर वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, मतलब कि इफ A intersection B is equal to 5, नल सेट कुछ नहीं है, 5 मीन्स नल सेट,
जीरो नहीं बोलते हम कभी भी कुछ नहीं को सेट में, क्योंकि जीरो भी एक एलिमेंट होता है फाई, और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं नल सेट को सिंपल करली ब्रेसेस से. सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स. तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स. अब आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या आता है, जैसे यूनिवर्सल सेट ए बी. अब डिफरेंस ऑफ टू सेट, सपोज हमारे पास यहाँ ए और बी इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं. तो जब अगर मैंने बोला a माइनस बी डिफरेंस, a माइनस बी का मतलब है a में से जो पार्ट b में भी आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो. ओनली a भी बोलते हैं इसको. ओनली a मीन्स द पार्ट विच बिलोंग्स टू द सेट a होल सोल. उस जो पार्ट b में आ रहा है वो ओनली a में नहीं आता. तो a माइनस बी क्या होगा, a में से b वाला पार्ट हटा दो तो ओनली a आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट. ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि a माइनस बी क्या है, a होल a सेट माइनस b वाला पार्ट. और सिमिलरली b माइनस a क्या होगा, ये हो जाएगा रेड से जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये है b माइनस a. दिस इज b minus a. इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट मतलब उस सेट को छोड़ के जो भी वेन डायग्राम में पार्ट बचा है वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है. मतलब अगर इससे देख लेते हैं वेन डायग्राम्स. कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट है A. अब अगर हमने बोला A कॉम्प्लीमेंट, जिसको A डैश या फिर A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम बोलेंगे A कॉम्प्लीमेंट मतलब कि all the parts except A, बस A को हटा के जो भी बचेगा सेट में यूनिवर्सल, ये हो जाएगा A कॉम्प्लीमेंट. बस A को हटा दो. A कॉम्प्लीमेंट या फिर इसको A कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस A. दिख रहा है सबको यूनिवर्सल में से A हटा दिया. सो ये बेसिक वेन डायग्राम्स खत्म हो गए. अब आप लोग बोलोगे यार फॉर्मूला तो कराएंगे. फॉर्मूला की ज़रूरत है ही नहीं. फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अकेले वेन डायग्राम से हर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. आप वेन डायग्राम बनाओ उस क्वेश्चन का, वहाँ पार्ट्स मार्क करो और निकल आएगा सॉल्यूशन. फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए करना पड़ेगा, या वो भी जो बच्चे काफ़ी स्पीडी हैं वो पेपर में जाएं, रफ वर्क में वेन डायग्राम बनाएं, वहाँ से फॉर्मूला डिराइव करो फटाफट और लिखो. याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हम देखते हैं बिना फॉर्मूला के कैसे करना है. ये सबसे बड़ी टिप है जो इस वीडियो में आपको मिल रही है कि फॉर्मूला याद नहीं करना सेट में किसी भी चीज़ का, सिर्फ वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो देखो कैसे होगा. अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनडीए के. पहले इजी क्वेश्चन लेंगे फिर थोड़ा प्रीवियस ईयर. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें.
ये फर्स्ट क्वेश्चन है 2012 पेपर 1. If A and B are any two sets, then what is the value of A intersection A union B? ठीक है, अब उन्होंने इसकी वैल्यू पूछी और ऑप्शंस हैं A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, B कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, C होल सेट B एंड D होल सेट A. अब देखते हैं कैसे करना है, वेन डायग्राम कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं. तो ये एक सेट बना लिया हमने, यूनिवर्सल सेट. अब A एंड B आप चाहे तो इंटरसेक्टिंग बनाओ, नॉन इंटरसेक्टिंग बनाओ, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो आपका जैसा मन करे. आप चाहे डिसजॉइंट बनाओ या नॉन डिसजॉइंट बनाओ. मैं यहाँ पे इंटरसेक्टिंग सेट्स लूँगा, ये A ये B. तो इन्होंने क्या बोला, A इंटरसेक्शन A यूनियन B. तो पहले तो A यूनियन B वाला पार्ट मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ. A यूनियन B हो गया ये पूरा. अब A यूनियन B में क्या करना है, A इंटरसेक्शन, तो A यूनियन B ये एक सेट बन गया. अब इसको किसके साथ इंटरसेक्ट करना है, A के साथ, जो पार्ट इसका A के साथ मैच कर रहा है, तो वो ये हो जाएगा. तो अब इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा आ गया, सबको दिख रहा है कि होल सेट A इज A इंटरसेक्शन A यूनियन B. तो इसका आंसर आ गया A, सेट A इसका आंसर है. तो ऐसे आप वेन डायग्राम से कुछ भी गिवन रिलेशन निकाल सकते हो. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a null set? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क कर लेना. ये क्वेश्चन आया था 2013 के फर्स्ट पेपर में. अब इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट. चार ऑप्शन दिए, मैं यहाँ चारों बना देता हूँ. क्या क्या दिए, फर्स्ट ऑप्शन इज 0, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, ट्रिपल ब्रैकेट, और डी है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x वेयर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, कॉमा x बिलोंग्स टू ऑल r. ठीक है, अब मैं बता देता हूँ. क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट. नल सेट हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं फाई से या एम्प्टी करली ब्रैकेट से, बस. अब आप लोग कहोगे यार ये भी तो एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, ये 0 है, ये सबको पता है कि 0 एक नंबर है, तो ये तो नल सेट है ही नहीं. अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, ये भी तो एम्प्टी पड़े हैं. पर आप एक बात समझो, ये एक ब्रैकेट था, अब इसके अंदर एक एम्प्टी सेट पड़ा है, मतलब इस सेट के अंदर तो एक एलिमेंट हो गया ना एम्प्टी सेट, तो ये नल सेट नहीं है. और ऐसे ही इस सेट के अंदर एक और सेट है, चाहे एम्प्टी है तो सही, और इसके अंदर भी एक और है, तो ये भी नहीं. तो कभी भी नल सेट सिर्फ इन्हीं दो रिप्रेजेंटेशन से दिया जाएगा और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. अब ये देखते हैं, x वेयर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ये चीज़ पॉसिबल है नहीं इफ x बिलोंग्स टू r. इसके लिए x कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू आयोटा रूट ऑफ -1. तो इसीलिए जो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं आ रही रियल में, तो d जो है वो नल सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई x सेटिस्फाई नहीं करेगा इस रिलेशन को. सो d इज द करेक्ट आंसर. हाँ,
हाँ, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था 2013 के सेकंड पेपर में, जो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, जो मुझे पता है हर इंसान कर लेगा, वो मैं यहाँ नहीं करा रहा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े टफ क्वेश्चन हैं, वो लगाते हैं यहाँ पे, ताकि कुछ फ़ायदा भी हो टाइम इन्वेस्ट करने का, ठीक है। और टफ क्वेश्चंस करोगे उनमें से ज़्यादा लर्निंग आएगी। मैं ये नहीं कहता ईजी के बिना टफ कर लो, पर ईजी खुद करो। डाउट हो मेरे से पूछ लो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ मर्जी। पर यहाँ पे हम टफ क्वेश्चंस लगाएंगे। इजी भी किए पहले, अब थोड़े हाई लेवल के करेंगे। तो अब देखते हैं। ये आया था 2013 का सेकंड पेपर का क्वेश्चन। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी वो थी ए यूनियन B intersection C is equal to A intersection B union A intersection C, और second A intersection B union C is equal to A union B इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, और नीदर 1 नॉट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं जल्दी से क्या होगा इसमें। फर्स्ट का वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। 3 सेट ले लिया हमने। मैं तीनों सेट यहाँ पर डिसजॉइंट ले रहा हूँ, मेरी मर्जी। कुछ यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। मैं तीनों डिसजॉइंट सेट लूँगा। ए बी सी। अब इन्होंने क्या बोला, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करो। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कुछ नहीं है, कोई एरिया शेड नहीं होगा। अब उसका यूनियन ले लो ए के साथ, तो सिर्फ ए ही आ जाएगा उसमें। तो मतलब LHS तो आ गया इस क्वेश्चन में ए। अब RHS चेक करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नल, कुछ नहीं है। ए इंटरसेक्शन सी, वो भी नल, कुछ नहीं है। और नल यूनियन नल, कुछ नहीं आएगा, वो कुछ शेड हुआ ही नहीं। सो ए इज इक्वल टू नल कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब सेकंड चेक कर लेते हैं। बी यूनियन सी, ठीक है, दोनों बी सी मार्क हो गए। इनका इंटरसेक्शन विद ए, यार कुछ इंटरसेक्टिंग पार्ट है ही नहीं, डिसजॉइंट सेट्स हैं बिल्कुल, तो कहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा नल, कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। ए इनमें से किसी भी शेडेड एरिया के साथ इंटरसेक्ट नहीं करना। अब उसके बाद इन्होंने RHS क्या दिया वो देखते हैं। ए बी सी, ए यूनियन बी, ठीक है, ए और बी शेड हो गए। ए यूनियन सी शेड हो गए, ये ब्लू से शेड हो गए ए यूनियन सी। अब कह रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग पार्ट सबको दिख रहा है, ब्लैक और ब्लू कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओनली ए पे। तो इसका आंसर हो गया ए। फिर RHS LHS डिफरेंट है, इक्वल टू दिया हुआ है, गलत। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया नाइदर 1 nor 2. Both the given results are false. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना करेक्ट दिया हुआ था। कभी कभार क्या दिया होता है उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अब बच्चे इतनी एक्साइटमेंट में होते हैं कि आंसर आ गया सही है, वो सोचते हैं कि विच ऑफ दी फॉलोइंग, आगे ट्रू ही लिखा होगा, वो मार्क कर लाते हैं कि ट्रू, नीदर 1 नॉट ट्रू है। जबकि बोला होता है कि फॉल्स कौन से थे, तो उसका आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आंखें खोल के पढ़ना क्वेश्चन, आंखें खोल के ऊपर बैठना और एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है सही है, पर एक्साइटेड मत होना, वरना वो जो क्वेश्चन प्लस देता वो दिख रहा था ना पॉजिटिव मार्क्स, वो नेगेटिव में चले जाएगा घर आते आते तक, तो वो मत होने देना।
अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जिसमें फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्यों नहीं पड़ेगी। जो हमें सिखाया जाता है कि फॉर्मूला से करना है, कुछ फॉर्मूला से नहीं करना, सब वेन डायग्राम से होगा। अब देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से नोट कर लेना, मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। इन अ ग्रुप ऑफ 50 people, 2 tests were conducted, one for diabetes and one for blood pressure. 30 people were diagnosed with diabetes and 40 people were diagnosed with high blood pressure. What is the minimum number of people who were having diabetes and high blood pressure? ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है 2013 के सेकंड पेपर का। अब पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो, क्या कह दिया है। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, ग्रुप कितने का है, 50 पीपल का, ठीक है। 2 टेस्ट, वन फॉर डायबिटीज एंड वन फॉर ब्लड प्रेशर। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। 30 people were diagnosed with diabetes and 40 were diagnosed with high blood pressure. What is the minimum number of people who are having diabetes and blood pressure? मतलब कि हमें इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, कि किन लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम्स थी। देखते हैं कैसे होगा बिना फॉर्मूला के, वरना स्कूल में तो वो फॉर्मूला दिया होगा सीधा, A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, उससे कर लो या और कुछ। उसको गलत नहीं कहता, CBSE में वही चाहिए होता तो स्कूल में इसीलिए वही सिखाते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है, वेन डायग्राम बनाया, यूनिवर्सल सेट A B, अब इंटरसेक्टिंग होंगे पता है, इस वाले को मान लिया मैंने A सेट, इसको B, और पूरा ग्रुप जो है वो तो यूनिवर्सल है, अंडरस्टूड। इंटरसेक्टिंग इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको दोनों होगा, तो उसके लिए इंटरसेक्शन होना जरूरी है। अब इसमें क्या करना है, मेन बात, जितने भी अलग अलग रीजन्स दिख रहे हैं इसमें वो मार्क कर लो। जैसे कि ये वाला रीजन A का जो नॉन इंटरसेक्टिंग में, इसको हमने बोल दिया स्मॉल a, इंटरसेक्टिंग रीजन B, ओनली B हो गया C, और ये जो बाहर वाला रीजन बचा है A और B सेट हटा के A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो बचा है, इसको हमने बोल दिया D, ठीक है। अब दिया क्या हुआ है, ग्रुप टोटल क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, पूरा ग्रुप यही होगा, तो एक इक्वेशन आ गई, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 50। फर्स्ट डायबिटीज है 30। अब डायबिटीज वाले कितने लोग हैं, A प्लस B, ये डायबिटीज है, A प्लस B इज इक्वल टू 30। हाई ब्लड प्रेशर है 40, तो B प्लस C 40। और अब हमें निकालना क्या है कि B की क्या वैल्यू है, देखते हैं। तो अब ना क्वेश्चन देखना, देखो यहाँ पे अगर वैसे क्वेश्चन होगा ना तो ये मिसिंग है, क्योंकि इक्वेशन वेरिएबल हमारे पास 4 है और इक्वेशन 3 है, तो सॉल्व कैसे करें, डी का भी कुछ लेना चाहिए था। पर अब इन्होंने कहा था व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर हैविंग ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज, तो जब ये मिनिमम होगा तो इस डी को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। ये कितने कम से कम लोग होंगे तो इस डी को 0 होना पड़ेगा, कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको कोई बीमारी ना हो, तो डी हम यहाँ पे ले लेंगे अपने आप 0। इस क्वेश्चन में जब ये आया था इसमें थोड़ी एम्बिग्युइटी भी थी, पर इसमें डी 0 लेट कर लेना, थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, डी 0 लेट कर लिया, यहाँ पे डी 0 डाल दो, ये हट गया, तो a प्लस बी आ जाएगा 50 माइनस सी, उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया, 50 माइनस सी इक्वल टू 30, तो c इज इक्वल टू 20, 50 माइनस सी 20 आ गया, तो अब यहाँ से c इज इक्वल टू 20 को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो b भी 20 आ गया, हेंस 20 इज द करेक्ट आंसर। हमें b ही चाहिए था कि b की क्या वैल्यू है जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है, तो b आ जाएगा 20 की 20 लोगों को दोनों होंगे।
एक ऐसा क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नोट करो। In a survey of 25 students, it was found that 15 have taken mathematics, 12 have taken physics, and 11 have taken chemistry. 5 have taken mathematics and chemistry, 9 have taken mathematics and physics, 4 have taken physics and chemistry, and 3 have taken all the 3 subjects. ये क्वेश्चन था। अब इस पे आगे 2 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ था। अब दोनों क्वेश्चन देखते हैं कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स इज, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस पैराग्राफ से पूछा है। और सेकंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स इज। ठीक है, अब देखते हैं। पहले लिख लेते हैं ना, सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो टोटल हो गए 25, 15 have taken maths, m is equal to 15, 12 have taken physics and 11 have taken chemistry, p is equal to 12, chemistry is equal to 11, 5 have taken mathematics and chemistry, maths and chemistry is 5, 9 have taken maths and physics, maths and physics 9, and 4 have taken physics and chemistry, chemistry and physics 4, and 3 have taken all the 3 subjects, P, C, M लिया है 3 लोगों ने। अब ये इन्फॉर्मेशन है, अब इससे 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला होता है इसका एक A यूनियन B यूनियन C का, नहीं याद करना। करना क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। बनाओ यूनियन, यूनिवर्सल सेट A, B, C। थोड़ा बड़ा यहाँ पे बना देते हैं, इससे थोड़ी मुश्किल आएगी। ये हो जाएगा मैथ्स, केमिस्ट्री और ये वाला सेट फिजिक्स, और ये यूनिवर्सल, मतलब टोटल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का। अब क्या स्टेप था, सबसे पहले पार्ट्स मार्क करने हैं। बाहर वाला पार्ट हो गया ए, ये मैथ्स का पार्ट जो किसी में भी नहीं आ रहा है ये बी, और ये वाला पार्ट हो गया सी, ये डी, ये पार्ट ई, ये पार्ट एफ, ये जी, और ये पार्ट एच। पार्ट्स मार्क कर लिए, समझ आ गए। ये पार्ट्स ऐसे ही मार्क कर लो क्योंकि फिर आगे मेरी इक्वेशन जिस हिसाब से बनेगी तो वो फिर वेरीफाई नहीं होगी। ये पार्ट्स मार्क कर लो एक बार देख के। कर लिए। अब इंफॉर्मेशन वाइज बनाओ। टोटल 25 मतलब कि ए से एच तक का समेशन पूरा 25। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ अप टिल एच इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, मैथ्स इज 15। मैथ्स में क्या क्या आ रहा है, बी एफ ई एच, तो बी प्लस एफ प्लस ई प्लस एच 15। फिजिक्स इज 12, सी एफ एच जी, सी प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 12। केमिस्ट्री 11, ई प्लस एच प्लस जी प्लस डी 11। मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब मैथ्स एंड केमिस्ट्री कौन है, ई और एच, तो E प्लस एच इक्वल टू 5। मैथ्स एंड फिजिक्स F प्लस एच। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स H प्लस जी। और PCM तीनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट कौन सा है, H इज इक्वल टू 3। और हमें अब चाहिए क्या, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स वाले हैं सिर्फ B, तो एक हमें निकालनी है वैल्यू B की। और दूसरा क्वेश्चन जो है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। तो ओनली 2 सब्जेक्ट्स वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये F है, इसने 2 सब्जेक्ट लिए मैथ्स फिजिक्स।
एक जी है, केमिस्ट्री फिजिक्स एक ई है। एच नहीं आएगा क्योंकि एच ने तीनों लिए हैं, तो एक हमें चाहिए एफ प्लस ई प्लस जी। ठीक है, ये हो गया। H3 है यहाँ से। अब बस इस इक्वेशन के थ्रू ना सारी इक्वेशन स्टेप वाइज निकलती जाएंगी। अब देखते रहते हैं कैसे निकलेगा। H3 यहाँ पे पुट किया, G आ गया 1, यहाँ पुट किया F आ गया 6, यहाँ पुट किया E आ गया 2, यहाँ पे E H और G की वैल्यू पुट की तो D आ जाएगा। E है 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो D आ जाएगा 5। C F G H, अब हमारे पास F G और H की वैल्यू H जो है 3 है, तो यहाँ से C आ जाएगा। F हो गया 6 + 1 7 + 3 10, C आ गया 2। अब यहाँ से B आ जाएगा F + E + H, तो 6 + 2 8, 8 + 3 11, B आ गया 4। और हाँ बस अब हमें A वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें B चाहिए था और F + E + G, तो B आ गया 4 और F + E + G आ गया 6 + 1 7 + 2 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा सॉरी हमें C चाहिए था। हाँ, ओनली फिजिक्स वाले जो हैं वो है C, सॉरी। तो C आ गया हमारा 2 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। The number of students who have taken only 2 subjects। तो इस टाइप से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो सिर्फ वेन डायग्राम की हेल्प से, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट टाइप का। ये क्वेश्चन आया था 2015 के फर्स्ट पेपर में। क्वेश्चन था लेट A बी इक्वल टू, A एक सेट दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये A एक सेट दिया है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। A के ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स होंगे। अब बनाने तो बैठेंगे नहीं, तो सिंपल सबको पता है क्या होना चाहिए इसमें। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हैं 10, और उसमें से हमें एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स वाले सेट चाहिए। मतलब हमें सिलेक्ट कितने करने हैं एट अ टाइम, 10 में से 2 एलिमेंट्स करने हैं। आउट ऑफ 10 सिलेक्ट 2, तो सिलेक्ट के लिए सबको पता क्या होता है 10C2, और 10C2 की वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब 10C2 को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 45। मतलब कि A के 45 ऐसे सबसेट्स होंगे जिनमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे। तो ये था लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आज हमने एनडीए के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जो सेट्स में आए थे, सारे टाइप के, और अब आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर सारे क्वेश्चन चाहिए जो 2012 से आए हैं तो मुझे बताओ, कमेंट करके, डीएम करके बताओ या कॉल करो, जैसे भी मुझे बताओ, मैं उनको अपलोड कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे या अपने यूट्यूब पे। और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। आप दिन में बस 1 से 2 घंटा दो मैथ्स को,
इतना ही चाहिए एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनमें मैथ्स का लेवल जो है वो बेसिक स्कूल लेवल से थोड़ा ऊपर होता है, इतना टफ नहीं होता और आराम से क्रैक किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।